नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। और अभी हमारे साथ है बलियापुर प्रखंड के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह जी। ये लातेहार से आते हैं, झारखंड का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कभी नक्सलवाद और उग्रवाद का जो है कब्जा था, लेकिन वहां से संघर्ष करके अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लोगों के दिलों में, लोगों के मन में, लोगों की जुबान में एक अलग जगह ये बनाए। चलिए बात करते हैं हमारे अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह जी के साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने समय दिया हमें। आपका स्वागत है संजू जी। सर, आप लातेहार से आते हैं। कभी हमने पढ़ा है, कभी हमने सुना है कि पहले जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर जो है काफी गरीबी देखने को मिलता था। पढ़ाई के मामले में जो है बच्चे उतने ज्यादा स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि पारिवारिक एक दायित्व भी होता था बच्चों में। तो उस जगह से जो है आप बिलोंग्स करते हैं, कैसा संघर्ष रहा पढ़ाई के मामले में? जो आप किस तरह के थे, कहाँ से पढ़ाई किए, यहाँ तक पहुंचने में जो है आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यह बात संजू जी सही है कि लातेहार जिला घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। और हम लोग तो बातचीत में बोलते हैं कि हम लोगों का जहाँ जन्म हुआ है शायद वहाँ भी बंकर रहा होगा। और हमारे बालूमाथ के आसपास बहुत सारे बंकर पकड़ाए भी थे। अभी स्थिति सुधार हुई है। वैसी स्थिति में गांव में जब मैं रहता था तो डर तो बना रहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं था। अपने घर के काम में व्यस्त रहता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती थी। अपना पढ़ाई और अपना घर का काम में लगा रहता था। और गांव में रहने के कारण आप जानते हैं कि गांव में जो भी बच्चा अभी भी पढ़ाई कर रहा है और किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से घर के सारे काम करते हुए और सारे संघर्ष करते हुए उसको पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए सभी काम के बीच में समय निकालना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था और उसी संघर्ष के बीच में अपनी पढ़ाई चलती थी संजय जी। सर, आप प्राइवेट स्कूल से अपना स्कूलिंग किए कि सरकारी विद्यालय से? नहीं, मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा सर्वप्रथम तो गांव की जो प्राइमरी स्कूल थी उसी में हुई, जहां पे मुझे याद है कि हम लोग बोरा लेकर के जाते थे और अपने से झाड़ू लगाना है, बोरा बिछाना और पढ़ाई करना है। तो वैसी स्थिति में प्राइमरी तक की पढ़ाई हुई। फिर अच्छा, आप वैसे ही छात्र थे जो पहले के जमाने में जो बक्से लेकर जाते थे, बोरी हाँ लेकर हाँ जाते, हाँ हाँ। और फिर आपस में जो वो लड़ाई होती थी कि नहीं हम यहाँ बैठेंगे, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, उसी तरह का आपका जीवन रहा, हाँ विद्यार्थी हाँ, जीवन? क्लास 2 के में लगता है एक बक्सा मेरा खरीदाया था, छोटा सा बक्सा था, अभी भी हम्म लगता है बक्सा होगा। हम्म तो उसी बक्से में जो ले जाते थे और बड़ा सुविधा होता था, क्योंकि हाथ में ले जाना, थैला में ले जाना, तो जैसे बारिश आया तो भीग गया। लेकिन बक्से में क्या होता था कि बारिश आया तो माथे पे रख लिए तो अपना भी बचाव हो गया हम्म। और जो उसमें किताबें हैं उनका भी बचाव हो गया। कैसा लगता है सर जब आप खेतों के रास्ते से होकर स्कूल जाते थे, और आज के जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है, जो बड़े बड़े बसों में बच्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस समय की शिक्षा आज की शिक्षा में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? काफी सुधार हुआ है, काफी अंतर भी आया है। मैं अपने बच्चे को ही बताता हूँ जब, तो देखता हूँ, कभी कभी कंपैरिजन करता हूँ, तो बड़ा अंतर है। हम लोग जब जाते थे तो गांव में उस समय बिजली नहीं था, सड़कें मिट्टी की थी, कच्ची सड़कें थी। तो मुझे याद है कि प्रतिदिन स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय चप्पल पे जाते थे हम लोग, तो चप्पल हाथ में ही रहता था, इसीलिए कि कीचड़ में फंस करके चप्पल का फीता निकल जाता था। तो चप्पल हमेशा पैर में नहीं हाथ में रहता था और इस प्रकार स्कूल जाते थे। अभी सर, तो बहुत बदलाव हुआ है। हमने सुना है कि सर आप बहुत सारे जॉब्स को जो है क्वालिफाई किए, हो सकता है इससे पहले जो है आप बहुत सारे जॉब में ज्वाइनिंग भी किए। कैसा लगता है जब आज के डेट के युवा जो है एक नौकरी नहीं ले पाते हैं, आप इतने सारे नौकरी को जो छोड़कर यहाँ पर बलियापुर में अभी अंचल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे हम्म कि जब मैं स्कूल जाता था, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल अपना, तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र मुश्किल से 9 साल 10 साल रही होगी। हम्म उस समय का याद आता है कि मेरा डेली का रूटीन था, बड़ा बिजी शेड्यूल था। 4:30 बजे सुबह मुझे उठाया जाता था। तो पहले जो हल चलता था तो बैल और काड़ा, जिसको भैंसा बोलते हैं, हम्म उसी से होता था।
3 सेट मेरे यहाँ था, 3 जोड़ा जिसको बोलते हैं हर। तो सबसे पहले 4:30 बजे उठ करके उन लोगों को मेलानी चराना पड़ता था। यानी जैसे होता है कि नाश्ता वगैरह जो देते हैं, तो नाश्ता एक तरह से घास वगैरह खिलाना पड़ता था। उसके बाद जो है जब वहां से आए तो फिर बकरी थी घर में, लगभग हमको लगता है कि 8-10 बकरियां थी सब मिला करके। तो बकरी को ले जाना है जंगल, तो बकरी जा करके चरा करके आई है। और एक और काम होता था घर में, जो दूध होता था, तो दूध को भी पहुंचाना है। आज के जब समय में मैं जब सोचता हूँ कि एक 9 साल का 10 साल का बच्चा, कितना हेक्टिक काम था वो, शायद मेरे बच्चे ना कर पाए या कोई भी 9 साल का बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि इतना मुश्किल काम होगा। और दूध पहुंचा करके, वो भी दूध जाना है 2 किलोमीटर, पैदल जाना है, ऐसा नहीं कि साइकिल है। ना बेचते थे आप लोग उस हाँ, दूध को? घर में जैसे जीविका का एक साधन था, हम्म। 8 लीटर 10 लीटर दूध होता था। दादाजी मेरे नहीं थे और घर में इकोनॉमिक कुछ सपोर्ट नहीं था, वही खेती बाड़ी और दूध वगैरह था, बकरियां थी। तो दूध को 2 किलोमीटर ले जाना और 2 किलोमीटर फिर वापस आना, 4 किलोमीटर का सफर होता था। तो मुझे याद है कि ले जाने के क्रम में बस थोड़ा दूर गए, फिर बाल्टी को रखा, फिर बायां हाथ से उठाए, फिर दाहिना हाथ से उठाए। हमको लगता है कि 50 बार रखते रखते वो जाता था। तो वो अभी समझ में आता है, उस समय तो लगता था कि नॉर्मल है, और अभी लगता है कि काफी टफ वक्त रहा होगा। और जब दूध पहुंचा करके लौटने लगते थे तो सारे बच्चे स्कूल वाले जाने लगते थे, जल्दी जल्दी भागे भागे आए, नाश्ता वगैरह किया हड़बड़ी में। तो स्कूल भी जनरली लेट ही हो जाया करता था, लेकिन स्कूल कोशिश करते थे कि प्रतिदिन जाएं, और इस तरह से मेरी दिनचर्या चलती थी। कैसे थे आप पढ़ाई में? स्कूल में पनिशमेंट मिलता था? अच्छे बच्चे थे? कैसे थे आप पढ़ाई में? एक्चुअली बदमाशी नहीं करते थे, तो टीचर्स की नजर में अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। मैट्रिक तक की पढ़ाई, जैसे 3-4 तक तो अच्छे थे, 5 में जाने के बाद फिर क्लास 6 मुझे जंप करा दिया गया। अच्छा। कि नहीं, अच्छा तेज है, कर लेगा। और क्लास 5 से सीधे 7 में चला गया। बस 7 में गया और वहीं से पढ़ाई मेरी कमजोर हो गई। फिर 7 का मैथ्स वगैरह बनना मुश्किल होने लगा, कोई उस तरह का ट्यूशन नहीं था, गाइड नहीं था। तो इसी तरह करते करते फिर 9-10 चले गए। आपको बता दें कि उस समय तो सब्जेक्टली पास होना जरूरी नहीं था, 9th वगैरह में जो है 4 विषय में पास किए, 4 में फेल किए, इस तरह चलता था। फिर मैट्रिक का एग्जाम आ गया। मैट्रिक उस समय काफी सपोर्टिव होता था, मतलब हेल्प लेकर के लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो उस तरह से मैट्रिक निकल गया। मेरी जो भी पढ़ाई हुई मैट्रिक के बाद, लेकिन वो पढ़ने का जो जज्बा था, मेरी माँ हमेशा पढ़ने के लिए, मेरी माँ कभी नहीं बोलती थी, कहानी सुनाती थी, कुछ अपना कुछ किसी का बीती हुई बात बताती थी कि देखो सो वो थे हमारे भाई लगते हैं गांव में, बहुत गरीबी में पढ़ते थे, आज यहाँ माइनिंग सरदार हैं, चाहे ये हैं, आज प्रोफेसर हैं, इस टाइप से बताती थी। तो वो दिल में बैठता जाता था, कभी नहीं बोलते थे कि पढ़ो। तो जो कहानियां सुनाती थी इनडायरेक्टली, तो वो मेरे अंदर बड़ा जज बन जाता था, और वो मैं उसको जमा करके रखता था, उसी से एनर्जी लेता था। फिर 1 महीना बाद जैसे जब बाहर पढ़ने आ गया, तो जब भी जाता था तो मम्मी के पास लातेहार बैठता। कब छोड़े थे आप? लातेहार मैं छोड़ा था मैट्रिक के बाद, वहां से मैं सीधे आ गया था हजारीबाग पढ़ाई करने। मैट्रिक के बाद मैं घर छोड़ दिया था। और मैं संजोग की बात बताऊं कि मैट्रिक जब मेरा था तो उसमें उम्र 14 साल उस समय मिनिमम मांगता था, तो 14 साल पूरा नहीं हो रहा था। तो हमारे सर बोले कि देखो जी, तुम्हारा तो 14 साल से 4 महीना लगभग घट रहा है, क्या करें, जाओ अपने पापा से बात करो। हम गए, अपने पापा को बुला के आए, तो मेरा उसमें एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। सर, हमने सुना था कि आप जो है मोमबत्ती में और लालटेन में जो है वो आप पढ़ाई किए थे अपना बचपन में जो है। हाँ, मैंने बताया आपको कि बिजली नहीं था, बिजली नहीं था, तो उस समय एक ढिबरी होता था, हाँ। बोतल में तेल भर करके, और केरोसिन उसमें डाल के। हाँ, उसमें कपड़ा का फीता लगाया जाता था। उससे थोड़ा एडवांस हो गया कि लालटेन। लालटेन थोड़ा मजबूत होता था, चारों तरफ से कवर, और लालटेन थोड़ा गिर वगैरह भी गया तो बच जाता था। तो गांव में लालटेन खूब चलता था। और उससे थोड़ा होता था एडवांस लैंप, तो लैंप का रोशनी बड़ा अच्छा होता था। तो मैंने ढिबरी में भी पढ़ाई की है, लालटेन में भी पढ़ाई की, और थोड़ा जब उच्च क्लास में गया तो फिर लैंप भी मिलता था, और मैं प्रेफर करता था कि लैंप में ही पढूं। और आपको बता दें कि ये चश्मा जो है सो उसी समय का देन है। ये मेरा मैट्रिक के समय ही माथा वगैरह दर्द करने लगा था, क्योंकि ढिबरी में पढ़ना है और रोशनी सुबह कम उठ करके होता था। पढ़ना, हाँ, रोशनी बहुत कम हो जाता था।
तो उस समय ही सर दर्द होता था और चश्मा उसी समय से लगा हुआ है। सर, आप बलियापुर में आए, बलियापुर में आप जो ताबड़तोड़ कार्रवाई किए, बहुत सारे ऐसे जगह में जो है आप गए जहाँ कोयले की छापेमारी हुई। अभी हम देख रहे हैं इन दिनों आप बहुत सारे स्कूल में भी जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को जो है वो काफी ज्यादा जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे जो है आगे बढ़ना है, उन लोगों को खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि आप भक्ति मार्ग में भी जो है बहुत ज्यादा जाते हैं। बलियापुर का क्षेत्र आपको किस तरह का लगा? बलियापुर आने के पहले एक अचानक ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, बहुत कम समय इसके पहले का पीरियड रहा था। तो लोगों ने कहा कि धनबाद है, थोड़ा डिस्टर्ब है। मेरे अपने रिलेटिव भी यहाँ अलगडीहा में थाना प्रभारी रह चुके थे, क्या नाम बड़े कौन था? साला हैं, शैलेश कुमार चौहान। तो वो भी हमको सजेस्ट किए कि वहाँ पे आप जैसा काम करने का स्टाइल है वैसा नहीं करना है, शांत एकदम हाथ पैर समेट करके काम करिए, क्योंकि थोड़ा सा क्राइम जोन है। तो आते आते इलेक्शन पड़ गया। इलेक्शन के बाद मैंने फिर जो अपना आदत है, सिग्नेचर और नेचर सुधरता नहीं है, तो जो एक्टिव मोड है, पहला है कि ऑफिस में मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी पब्लिक को देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। कोई गरीब या कोई ऐसे स्टूडेंट, कोई बैचलर पढ़ने वाला लड़का आता है, मुझे लगता है कि मैं भी इसी तरह कभी दौड़ता था, कार्यालयों में दौड़ता, पुराने दिन याद आ जाते हैं। कोई भी फॉर्म भरना है तो अटेस्टेड करना है, दिन दिन भर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, कोई करना नहीं चाहता था। तो उस तरह से जब आते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ही स्वरूप है कहीं न कहीं। तो हमारी कोशिश रहती है कि इनको आगे बढ़ करके मदद करें। पढ़ाई में मैंने बताया कि मैट्रिक तक की मेरी पढ़ाई बहुत गांव में, देहात में हुई, और बहुत अच्छा मैं पढ़ाई में नहीं था। तो इसलिए मैं विद्यालयों में जाता हूँ और देखता हूँ कि गांव के बच्चे में कहाँ मेरे अंदर कमी रह गई थी। तो उसी कमी से तो ये नहीं जूझ रहे हैं बच्चे। निश्चित रूप से हमसे तो बेहतर होंगे पढ़ने में, लेकिन इनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या इनको तरीके बताए जा सकते हैं। तो चूंकि मैं एकदम निचले स्तर से सोचता हूँ कि एकदम जो कमजोर विद्यार्थी है, तो उस लेवल से जाता हूँ, तो विद्यालय में बच्चों से बात करता हूँ, तो बच्चे भी काफी प्रभावित होते हैं। और मैं अगर किसी रास्ते में जा रहा हूँ और बगल अगर स्कूल है, तो मेरी कोशिश रहती है, बेचैनी रहती है, मैं जाऊं और बच्चों से मिलूं। मैं जाता हूं तो सबसे पहले जो भी +2 है या हाई स्कूल है, उसके सबका HM का नंबर लेता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, और बीच बीच में समय ज्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन तब भी कोशिश रहती है कि सप्ताह में 1-2 क्लास कहीं पे जाकर के बच्चों से मिलें, पढ़ने कैसे पढ़ाई करना है, जीवन में आगे कैसे करना है, धैर्य कैसे बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारना, इन सब टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं। देखा जाए सर, तो अभी सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो अपने काम से जो है काफी ज्यादा भागते हैं। वो जो उनको जो जिम्मेवारी मिली हुई होती है, उसमें भी वो चाहते हैं कि हमको इससे भी थोड़ा कम ही काम करना पड़े। लेकिन आपको हम देखते हैं कि आप अपने काम के अलावा भी जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आप निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा समय देते हैं अपने काम को। कैसे हो पाता है, कैसे संभव है ये? इस पद पे रह करके भी मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, ये सही बात है। और मैं अपने विरुद्ध भी, अगर कोई बोलते हैं कि आपके ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, तो मैं अपने विरुद्ध भी लोगों को बोलता हूँ कि आप शिकायत कर सकते हैं। पंचायत समिति की बैठक में भी मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप CP ग्राम पोर्टल का यूज करके, और कैसे कोई अगर पदाधिकारी आपका काम नहीं कर रहा हो तो कैसे शिकायत दर्ज करें, कैसे उपायुक्त के यहाँ जाएं, थाना में कैसे जाएं। तो ये सब भी मैं जानकारियां देता हूँ। जो भी पोर्टल्स है, शिकायत पोर्टल है, कहाँ से समस्या का समाधान हो सकता है। मेरे जो कलीग्स हैं, बहुत सारे पदाधिकारी बोलते हैं कि आप तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, हम लोग काम करने आए हैं, काम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम कोई मालिक नहीं है, हमको जो चेयर मिला है वो लोगों की सेवा के लिए मिला है, सरकारी काम करने के लिए मिला है। तो हम काम करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। तो इसीलिए कुछ लोग मेरे विरोधी भी हो जाते हैं, अपने कलीग वाले के, ना बहुत तेज बनता है। सोशल मीडिया का काफी ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि जमीन खरीदने के पहले जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है बलियापुर का क्षेत्र में जमीन विवाद आप कितना देख पा रहे हैं? क्योंकि आए दिन कुछ घटनाओं में ऐसे देखा गया है कि जमीन विवाद को लेकर जो है काफी ज्यादा परेशानी, चाहे बड़े कॉरपोरेट कंपनी के साथ हो, चाहे अपने आपस में भाई भाई के साथ हो। बलियापुर में जमीन विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? जमीन विवाद एक गंभीर समस्या है निश्चित रूप से, और ये सिर्फ बलियापुर की नहीं, पूरे झारखंड की या अन्य राज्यों की कहें, लेकिन पूरे झारखंड में एक जमीन विवाद की समस्या है।
तो जमीन विवाद कई तरह के होते हैं। एक तो है कि पर्सनल है, भाई भाई गोतिया आपस में लड़ रहे हैं, दोनों का बन नहीं रहा है। अभी ही एक चैनल वाले भी आए थे, मैंने बताया था कि मैं जब कुड़ू में था तो दो भाइयों के बीच 15 साल से विवाद चल रहा था। उनमें क्या था कि दोनों भाई बैठते ही नहीं थे। जब आया तो मैंने नोटिस किया, एक भाई जब कार्यालय आता था और वो जब चला जाता था तब दूसरा भाई आता था, एक साथ कब दोनों नहीं आते थे। तो जब ये बात पता चली तो मैंने कोशिश किया कि दोनों को एक साथ बैठाएं, और एक दिन दोनों को एक साथ बैठाया। छोटे भाई को मैंने बोला कि आप बड़े भाई का पैर छुइए, और बड़े भाई को बोला कि आप छोटे भाई का गला लगाइए। दोनों मेरे सामने हुआ और तुरंत विवाद सुलझ गया। दोनों एकदम हंसी हंसी एक साथ घर गए। तो बहुत सारे विवाद इस स्तर के भी होते हैं। मैंने कुछ अपने तरफ से जो है साइड हट के भी काम करवाना पड़ता है क्षेत्र में। हाँ, एक्चुअली बता दें कि रैयती जमीन में अंचल अधिकारी को बहुत सख्तियां नहीं होती है। रैयती जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट होता है, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं। गोतिया का विवाद, आपस का विवाद, तो निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष को बैठा करके सामाजिक स्तर पे, ग्राम स्तर पे मुखिया जी का मदद लेकर के, पंचायत समिति का मदद लेकर के और उसको सुलझाया जाए। और निश्चित रूप से वैसे बहुत सारे मामले मैंने सुलझाए हैं और अभी भी उस तरह के मामले चल रहे हैं जो बात करने से सुलझ जाते हैं। इन दिनों सर अभी 5G का जमाना है। सोशल मीडिया जो है बहुत घरों में इस तरह से घुस गया है कि उसको आज के डेट में निकाल पाना इम्पॉसिबल है। बच्चे जो है सोशल मीडिया काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो है आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? कैसे जो है बच्चों को थोड़ा दूरी बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए? क्या मैसेज रहेगा सोशल मीडिया को लेकर? संजू जी, एक पिछला सवाल का भी अधूरा रह गया था कि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो उसका और इसका जवाब एक साथ देते हैं कि पहला कि मैं जो समस्याओं को देखता हूँ या मेरे पास जो अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि उसका रीच बहुत ज्यादा होता है, आज सोशल मीडिया का लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो जमीन संबंधी जानकारी या मेरे पास और भी कोई जानकारी होती है, और मेरे पास अभी बहुत सारे प्लानिंग्स भी हैं कि किस किस तरह की जानकारी लोगों को दी जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ही आप मोबाइल सामने रख करके और कुछ अपना अनुभव जो है उनके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात जो बताया आपने कि सोशल मीडिया यानी मोबाइल जिसको कह सकते हैं, मोबाइल की लत युवाओं में बहुत ज्यादा हो गई है, खास करके बच्चों में सर। हाँ, तो बड़ा दुख होता है। अभी हम किसी गांव में भी जाते हैं ना, तो 7-8 बच्चे बैठे हैं तो सबके हाथ में मोबाइल है। यहाँ मेरे कैंपस में भी जहाँ बच्चे देखे तो बहुत बच्चे छुप करके मोबाइल का यूज करते। मैंने जहाँ भी रहा बच्चों को खेलने की व्यवस्था कैंपस में की जहां तक हो सका, और बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया कि आप खेलने के दौरान मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। अभिभावक को थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा कि बच्चे को अनावश्यक मोबाइल नहीं दें। मोबाइल में जो है 90% कंटेंट जो है वो पूरा कचरा, रबिश भरा रहता है, अनयूज्ड है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। मैं भी, हम लोग भी कभी कभी खोलते हैं, स्क्रॉल करते करते रील्स अगर गुजर रहे हैं तो 10 रील्स तो अचड़ा कचड़ा है, उसमें 1-2 कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो बहुत भी उसको ज्ञान की बात नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से बचाव जो है एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है कि बच्चे का कैरियर में मोबाइल को जुडिशियस यूज करें, कम से कम यूज करें, माता पिता उसे अपनी निगरानी में रखें। डायरेक्ट बच्चों को टोक टाक करने से अच्छा है कि आप इनडायरेक्ट उनको किसी कहानियों के माध्यम से, किसी घटनाओं के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश करें। और मोबाइल अगर उनको देते भी हैं, देना अगर आपकी बाध्यता है, तो निश्चित रूप से आप उनके हिस्ट्री को सर्च करें। आप देखें गूगल हिस्ट्री में सारा दिखता है कि आपके बच्चे ने 10 दिनों में, 15 दिनों में क्या क्या साइट खोला है, क्या उसकी टेंडेंसी है। एज ए गार्जियन मैं भी ऐसा करता हूँ। एक किड्स मोड भी आता है सर, जिसमें जो है आप कुछ साइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, उसका भी पेरेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। किड्स मोड भी है, या फिर अपने मोबाइल से भी उस मोबाइल को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ। उसमें क्या है कि आप अपने मोबाइल और उसको दोनों को कनेक्ट करके कोई भी एक्सपर्ट की मदद से उसमें जो एक्टिविटी चल रही है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। एक समय था सर जब हम लोग, जब आज से 10 साल 15 साल पहले जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उस समय ग्राउंड से जो है माता पिता डंडे लेकर हम लोग को घर लेके जाते थे। आज जो है सर ग्राउंड कहिए, मैदान कहिए, बड़ी बड़ी घासें उग गई है, बच्चे खेलने नहीं जा रहे। क्रिकेट, लट्टू, पतंग, ये सब कहीं खोता जा रहा है। बचपन जो है वो मोबाइलों में ही बीत रहा है। बचपन जो है वो धीरे धीरे
बचपन का जो वो आनंद, जो हम लोग का उस समय का एक्टिविटी था, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। बच्चों में भी जो है अभी एक ऐसा दिमाग में हो गया कि नहीं, हमें बाहर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपना मोबाइल में ही रहना है। पूरे मोबाइल को ही दुनिया बना चुके हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे रील्स बनवा रहे हैं, पेरेंट्स उनको बनवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा खराब संकेत है। ये नकारात्मक संकेत निश्चित रूप से है। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में नहीं है या पब्लिक फिगर नहीं है, वो भी रील बनाते रहते हैं। हाँ। और एक नहीं, मैंने देखा है कि किसी किसी का 500 वीडियो है, किसी का 1000 वीडियो है। उन्होंने बोला कि कितना समय इसने बर्बाद किया, और व्यूज 200, 400, 500। मतलब उससे ना आप मॉनेटरी बेनिफिट ले रहे हैं, ना आप पब्लिक फिगर हैं, फिर कोई मतलब नहीं है कि आप प्रतिदिन रील्स बना रहे हैं, डाल रहे हैं। हम लोग मान लिया कि बनाते हैं, उसके पीछे कारण है कि कुछ संदेश होता है। लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है, जो पब्लिक फिगर भी नहीं है या पब्लिक से उस तरह का रिलेशन नहीं है, वैसे लोग भी सैकड़ों वीडियो रील्स बना बना के डालते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। सर, अभी एक AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप चैट जीपीटी के नाम से जानते होंगे, या ग्रोक्स जो है। आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो उस अनुसार जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आप बहुत सारे अभी रील्स में देखे होंगे, जो है बंदर ब्लॉगिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, बच्चे युवा जो है अपनी सोचने की क्षमता को खो रहे हैं। पहले हम लोग के पास डिक्शनरी हुआ करता था, हम लोग जो अल्फाबेटिकल सिस्टम से जो है उस वर्ड को डिक्शनरी में खोजते थे, उसके हिंदी मीनिंग्स को खोजते थे। आजकल जो है माइक को क्लिक करके जो वो बोल दे रहे हैं, बहुत सारे चीज जो है उनके डिस्प्ले में आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है समय बचाने के चक्कर में हम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? आपकी बात से तो इसमें पूरी तरह सहमत नहीं है संजू जी। AI मैंने जो आज तक देखा है, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। और जैसा कि आप जानते हैं ना कि हम लोग जैसे गुटखा में छापेमारी करते हैं, सिगरेट में, तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि फैक्ट्री को ही क्यों नहीं बंद कर देते हैं। तो आप जानिए उत्पादन सभी चीजों का होता है। चाकू है, सब्जी काटते हैं, उस चाकू का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो AI भी बिल्कुल उसी तरह से है। AI आगे आने वाले जमाने में बहुत अच्छी चीजें देंगी। अभी तो सिर्फ नॉर्मल चीजें दे रही है। अभी जैसे IIT का क्वेश्चन है, तो वैसे पूछेंगे तो AI जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन भविष्य में हमको लगता है कि जब और हम लोग डेवलप करेंगे तो AI उस ओर भी जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आपसी संवेदनाएं हैं हमारे बीच में, जो हंसी के पल हैं या दुख व्यक्त करने का पल है, तो AI संवेदनाएं नहीं दे सकता। और हम अगर आपसे कुछ AI से लिख करके आपसे बात करें और ऐसे अगर आपसे बात करें, तो दोनों में अंतर दिखता है। तो निश्चित रूप से जो ह्यूमन इमोशंस है वो AI नहीं दे सकता है, वो टेक्नोलॉजी दे नहीं सकता। हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सर, एक अंचल अधिकारी का जो है, जनरल लोग यही सोचते हैं कि जमीन से संबंधित चीजों में जो है वो अंचल अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, उनका काम यही होता है। या तो कोई भी जो है अंचल में कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह का। लेकिन इसके अलावा सर, एक अंचल अधिकारी क्या क्या कर सकता है अपने प्रखंड में, अपने क्षेत्र में? कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी है तो आपको बता दें कि निश्चित रूप से वो एक संघर्ष और एक पढ़ाई शिक्षा के रास्ते से आया है। और हम लोग बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे कई बार मेरा ट्रांसफर जो है सो 1-1 महीना 2-2 महीना पे हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज यहाँ अगर आज ट्रांसफर हो जाए तो हो सकता है कि शाम को यहाँ से प्रभार दे के निकल जाए। तो थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ता है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स व्यक्ति समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज दे? पहले तो जमीन का काम वगैरह हम लोग करते हैं। दूसरा है कि आपदा से रिलेटेड भी काम करते हैं। तो आपको बता दें कि आपदा के प्रति भी जागरूकता फैलाया जा सकता है। जैसे सर्पदंश से मृत्यु हो गई, वज्रपात से मृत्यु हो गई, बहुत बार हम लोग घर भी पहुंच जाते हैं। पोस्टमार्टम में आवश्यक शर्त होता है, लोग पोस्टमार्टम कराते नहीं है, बाद में परेशान होते हैं। तो लोगों को बहुत तरह से जागरूक किया जा सकता है। आपदा में बिजली है, वज्रपात से कैसे बचें, तेज बारिश हो रही है उससे कैसे बचें। तो हम लोगों के पास चूंकि सरकार का सर्कुलर भी आता है, तो हम लोगों के पास जो जानकारी रहती है वो ठोस जानकारी और जो रिसर्च बेस्ड जानकारी रहती है। तो इस संबंध में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
विद्यालयों में जाकर के बच्चों से मिलें, शिक्षकों को भी मोटिवेट करने की जरूरत है। शिक्षकों को मोटिवेट कर सकते हैं, खिलाड़ियों से मिल सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानिए कि युवा जब खेल से जुड़ा रहेगा तब निश्चित रूप से अपराध से दूर रहेगा। और वही युवा जिसमें एनर्जी है, काफी एनर्जी युवा में होती है, वही युवा जब फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, खेल से दूर रहेगा तो क्राइम की ओर जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ये काम कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना बड़ा प्रभावित करता है। गांव में जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके गांव जाइए, बड़ा खुशी होता है, बड़ा इज्जत करते हैं लोग। तो मैं तो करता हूं, जैसे सुबह कहीं निकला तो किसी गांव में ओटे पे बैठ गया, लोगों से मिला जुला, गपशप किया, उससे एक्चुअल फीडबैक भी मिलता है कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या उम्मीदें हैं। और उसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टाफ से उस तरह का प्रेशर हम लोग बनाते हैं, लोगों को समझाते हैं, देखो इस तरह की उम्मीदें हैं। हम लोग एज इंसान हैं तो इंसान के रूप में कम से कम काम करें, लोगों की संवेदनाएं को समझें और लोगों को इतना परेशान न करें कि फिर वो उल्टा हमारे ऊपर भी आ जाए। तो सर, इस तरह का मैसेज है। प्रमोशन हुआ, आप एसडीएम बन गए, कैसा लग रहा है आपको? अब कितनी जिम्मेवारी जो है बढ़ने वाली है? हाँ, प्रमोशन हुआ है और मैं एक्चुअली जब से डिप्टी कलेक्टर बना हूँ, सीओ के पद पे हूँ और कभी भी बैठ करके नहीं रहता हूँ। मेरा व्यस्त शेड्यूल है, सुबह 5 बजे उठने से लेकर के मॉर्निंग वॉक वगैरह से लेकर के ऑफिस टाइम, खाली टाइम, कभी मतलब खाली नहीं रहता हूँ। तो अब एसडीओ के रूप में पोस्टिंग होगी तो निश्चित रूप से उसके दायित्वों को निभाना है और जम करके काम करना जिसको बोलते हैं। और चुप नहीं रहते हैं, चुप रहने वाले हैं नहीं कि हाथ पैर समेट करके काम कर रहे हैं। मैंने खुल करके काम करना है, जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार काम करूंगा। तो ये थे हमारे प्रवीण कुमार सिंह जी, अंचल अधिकारी हैं, एसडीएम भी बन गए हैं। बातचीत में आपको पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। बहुत सारे ऐसे बात किए जैसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनके मोबाइल का जो हिस्ट्री है उस पर भी नजर रखना चाहिए, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, सही रास्ते पर जो है ये ले जाने के कुछ टिप्स बताएं। शायद आज के डेट के पेरेंट्स को जो है इनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और इनके जैसा जो है बनाने का अपने बच्चों को कोशिश करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।